एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सीएपीएफ एग्जाम के लिए आप डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हो पेपर 2 में। तो न्यूज़ है ए सिक्योरिटी ब्रीच इन इजराइल। इस न्यूज़ से आप क्या ड्राइव कर सकते हो, क्या नॉलेज आप इकट्ठा कर सकते हो और कैसे आप अपने एग्जाम के लिए यूज़ कर सकते हो। देखो, इसराइल पे जो अटैक किया है हमास ने, जो पहले उन्होंने अटैक किया जिसके अंदर अभी तक 1400 इसराइलियों की जान जा चुकी है। और उसके साथ ही काउंटर अटैक में काफ़ी जो फ़लस्तीन्स हैं या फिर हमास के टेररिस्ट जो हैं वो मारे जा चुके हैं। तो तकरीबन 6000 लोग इसमें मारे जा चुके हैं। ये हुआ कैसे? इसराइल के डिफेंस आर्किटेक्चर, डिफेंस सिस्टम के अंदर एक छोटा सा उन्होंने ब्रीच किया। डिस्पाइट इसराइल, आप देखोगे उसकी डिजिटल इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी जिसको मोसाद बोलते हैं, वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ द आर्ट इंटेलिजेंस सिस्टम है उनका। डिस्पाइट दैट वहाँ पे अटैक होता है। तो सिमिलर एडवर्सरी है, सिमिलर इंडिया के भी चैलेंजेस हैं। इसराइल को अगर देखें तो इसराइल के बहुत फ्रेंडली कंट्रीज नहीं हैं, आसपास सब उसके एडवर्सरी है। इंडिया का भी अगर आप देखो तो चाइना इज़ ऑल्सो एन एडवर्सरी, पाकिस्तान तो एडवर्सरी से भी ऊपर है। ठीक है, उसको तो हम एनिमी कंट्री एक टाइम तक डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसराइल के साथ, सॉरी, पाकिस्तान के साथ हमारे काफ़ी वॉर हो चुके हैं। तो इस तरह का जब नेबरहुड है हमारा काफ़ी इंस्टेबल है, अभी आप देखोगे म्यांमार में भी प्रॉब्लम चल रही है कूब की। तो क्या इंडिया को इस इंसिडेंट से क्या समझना चाहिए, क्या लर्निंग लेनी चाहिए इसराइल के जो अंदर हुआ? क्योंकि इंडिया भी ओवर रिलायंस किस पे कर रहा है? टेक्नोलॉजी पे। तो इंडिया का जो ओवर रिलायंस है टेक्नोलॉजी पे, अगर मैं आपको बात करूं आपके सामने, CIBMS कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, इसके अंदर हम आधुनिक चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। रेडार, कैमरा, सेंसर्स, इसमें आप लेज़र फेंसिंग की बात करें तो ये सारी चीज़ें हम इसकी तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। इसराइल के पास भी ये सारी चीज़ें थी। अगर हम इसराइल की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर आप देखोगे इसराइल के पास ये सारी चीज़ें होती हुई ये इतना आतंक कैसे हो गया? क्योंकि एक बहुत बड़ा फेलियर है, क्योंकि इसराइल उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इंटेलिजेंस के ऊपर ज़्यादा रिलाई कर रहा है, डिजिटल इंटेलिजेंस के ऊपर। एक्चुअली अगर काफ़ी सिक्योरिटी एनालिस्ट ये बोलते हैं, अगर इसराइल डिजिटल इंटेलिजेंस और इन सभी चीज़ों पे ज़्यादा रिलाई ना करता तो शायद ये अटैक ना होता। तो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट गाइस। तो क्या करना चाहिए? करना ये होगा, इससे पहले जैसे हमने देखा है इसराइल और हमास के अटैक होने से पहले, उससे पहले भी दुनिया के अंदर काफ़ी अटैक हुए हैं। जैसे अब देखोगे 26/11 टेरर स्ट्राइक, 9/11, ठीक है, 26/11 भी बहुत ही, अगर आप देखोगे, और 9/11 को अगर आप देखोगे, दीज आर द विजुअल्स ऑफ 9/11 अटैक। ये भी किस कारण हुआ था? इंटेलिजेंस फेलियर। नोबडी प्रेडिक्टेड यार, टेररिस्ट एयरप्लेन के अंदर आएंगे और वो दोनों जो एयरप्लेन हैं वो किसी टावर के अंदर क्या कर देंगे? घुसा देंगे। तो उस तरह से आपको ये भी लर्निंग आपके सामने बहुत बड़ी होगी। एंड नोबडी प्रेडिक्टेड। अगर साथ में अगर मैं आपको दूसरी बात दिखाऊं तो 26/11 जो अटैक हुआ था हमारे सामने, लुक एट दिस पिक्चर्स। ये 26/11 अटैक की है, रात को ये अटैक हुआ था हमारे यहाँ पे देश के अंदर। काफ़ी जो टेररिस्ट हैं, आप देखोगे पानी के रूट से अंदर आते हैं और एक डेडली अटैक करते हैं। तो इसमें भी काफ़ी आप सिविलियन देखोगे, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे इंडियंस जो हैं मारे जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा अटैक था। तो इससे लर्निंग लेने की ज़रूरत है। अभी हम जो चीज़ें हमें देखने और समझने की ज़रूरत ये है, हम CAPF में इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि एक क्वेश्चन आपका आया था एग्जाम के अंदर, ये क्वेश्चन आपका 2020 के अंदर आता है। क्वेश्चन है, सिक्योरिंग इंडियाज इंटरनेशनल बॉर्डर्स इज ए चैलेंजिंग एक्सरसाइज फॉर द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। इंटरनेशनल बॉर्डर्स की बात है यहाँ पे। इंडिया के आपको पता है कितने बॉर्डर्स है, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। इंडिया की कितनी नेबरिंग कंट्रीज हैं और कितना बॉर्डर है इंडिया का? लैंड बाउंड्री भी बताओगे और मैरीटाइम बाउंड्री भी मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। अच्छा, तो इंडिया के लिए अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करना एक बहुत चैलेंजिंग एक्सरसाइज क्यों है? अगर इस तरह का ऐसे टॉपिक आपको मिलता है तो आप इंट्रोडक्शन के अंदर ही इसराइल वाला एग्जांपल आप दे सकते हो। इसराइल के अंदर भी आप अभी क्या हुआ है हमास के द्वारा, क्योंकि हमें पता है पाकिस्तान में, जब हम इंडिया का मैप देखेंगे तो सटा हुआ जो पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हमने देखा है काफ़ी टेररिस्ट हैं। तो टेररिस्ट लॉन्च पैड हैं, जैसे हमास है गाज़ा पट्टी के आसपास डायरेक्टली इसराइल में अटैक करता है, ऐसे ही पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी आपने देखा होगा काफ़ी पाकिस्तानीज और टेररिस्ट वहाँ पे है। आप लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, इस तरह के वहाँ पर टेररिस्ट ऑपरेट कर रहे हैं। तो उनसे कैसे डील किया जाए और इंटरनेशनल बॉर्डर्स को
यहाँ पे आपको पता है चाइना भी कई बार असर्टिव स्टांस दिखाता है इंडिया के अगेंस्ट। ढोकलान क्राइसिस आप बोल सकते हो 2017 में, गलवान वैली इंसिडेंट, ये सारी चीज़ें आप इसमें बोल सकते हो। और कैसे इंडिया इनको सिक्योर कर सकता है, दिस कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अच्छा, तो इस न्यूज़ के अंदर 3-4 बातें यही बोली गई हैं, ध्यान से देख लीजिए। 26/11, 9/11 और इसराइल और हमास का जो अटैक होने के बाद इंडिया के लिए सबसे बड़ा सबक क्या होगा? तो इंडिया के सामने एक सबसे बड़ा सबक ये है कि इंडिया को भी बहुत ज़्यादा मतलब डिजिटल इंटेलिजेंस के ऊपर रिलाई नहीं करना चाहिए, ज़्यादा टेक्नोलॉजी के ऊपर रिलाई नहीं करना चाहिए। नो डाउट टेक्नोलॉजी इज़ अ फोर्स मल्टीप्लायर, बट वट एक्चुअली ग्राउंड पे जितने ज़्यादा सोल्जर्स हैं, ग्राउंड जो ऑक्यूपाई करता है, ग्राउंड पे जिसका कब्जा होता है, वही सच में एक अचीवमेंट होती है, वही जीत होती है। आपकी इंटेलिजेंस कितनी ही बेहतर हो, आपकी एयरफोर्स कितनी ही बेहतर हो, लेकिन एग्जैक्टली ग्राउंड कौन होल्ड किए हुए है ये मैटर करता है, राइट। तो बहुत ह्यूमन इंटेलिजेंस प्लस डिजिटल इंटेलिजेंस आपकी बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। इन दोनों के बीच में एक बैलेंस करने की ज़रूरत है। एक बहुत अच्छी बात इन्होंने ये बताई है कि इजराइल की इंटेलिजेंस फेल हो गई, ये फेल हो गया, सब कुछ फेल होने के बाद भी जो आयरन डोम है, जो इसका मिसाइल सिस्टम है, बहुत बेहतर उन्होंने काम किया है। अभी देखोगे जब हमास ने 5,000 से ज़्यादा रॉकेट इसराइल के अंदर जब दागे, तो कुछ ही इसराइल के अंदर वो लैंड हो पाए, राइट। तो उसको हवा में ही क्या किया कर दिया, आयरन डोम ने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इसराइल को बचाने में आयरन डोम का बहुत ज़्यादा क्या है, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, राइट। सो दिस इज ऑल इन दिस पर्टिकुलर न्यूज़। दूसरी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है हमारी चाइना से रिलेटेड। तो चाइना से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, दिस इज द न्यूज़ है चाइना एंड फिलीपींस ट्रेड चार्जेस ऑन क्रैश इन साउथ चाइना सी। हो क्या रहा है, साउथ चाइना सी के अंदर चाइना जो है असर्टिवनेस दिखा रहा है। ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है हमारे लिए, क्योंकि सीएपीएफ एग्जाम से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज द टॉपिक, चाइनाज पॉलिसी ऑफ अग्रेसिव डोमिनेंस इन साउथ ईस्ट एशिया। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है, चाइनाज पॉलिसी ऑफ एग्रेसिव डोमिनेंस इन साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया का मतलब ये है जो काफ़ी आसियान देश हैं हमारे। अब चाइनाज पॉलिसी ऑफ एग्रेसिव डोमिनेंस का मतलब है जो क्लेम है चाइना का साउथ चाइना सी के ऊपर। अब साउथ चाइना सी में भी काफ़ी क्या है, आइलैंड है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं साउथ चाइना सी, जब साउथ चाइना सी यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें भी बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत सारे क्लेम्स हैं। स्पार्टले आइलैंड आप यहाँ पे देखोगे, जैसे मैं इस पर्टिकुलर इमेज को बड़ा कर दूँ तो इसमें स्पार्टले आइलैंड है। आप इसमें देखोगे 2 तरह के और आइलैंड हैं, स्कारब्रो आइलैंड इसमें आपको मिलेगा, पार्सल आइलैंड आपको इसमें मिलेगा। तो ये सारे देश हैं, इसको ध्यान से देखिए, बहुत बहुत तरीके से आप इसको देखिए पार्सल आइलैंड जो है, इस पे चाइना का भी क्लेम है, इसमें वियतनाम का भी क्लेम है और इसके अंदर ताइवान का भी क्लेम है, ध्यान से अगर आप इसको देखोगे। और इसके बाद स्कारब्रो जो शोल है, इस पे फिलीपींस का भी क्लेम है, ताइवान, चाइना, सेम वियतनाम। और जो ये स्पार्टले आइलैंड है, इस पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ देश क्या है, क्लेम करते हैं। इसमें वियतनाम भी, चाइना भी, मलेशिया भी, फिलीपींस भी और ताइवान भी। लेकिन चाइना इसको यूनिलेटरली बोलता है कि ये सारे आइलैंड जो है, साउथ चाइना सी जो है, ये चाइना का ही है। तो यूनिलेटरल क्लेम है, ये जो आइलैंड है इसके ऊपर भी यूनिलेटरल क्लेम है। तो ये जो चाइना की 9 डैश लाइन देखोगे तो चाइना ने ये एक इलीगल लाइन ऐसे ही वहाँ पे लेआउट कर दी है, जिससे चाइना मानता है कि सारे जो आइलैंड है वो उसके कब्जे के हैं, उसी को बिलोंग करते हैं। लेकिन जब ये केस आप देखोगे, जब ये केस परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर गया, तो यहाँ जब कोर्ट गया तो पीसीए ने बोला, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने, जो कि समझौता कराता है, मध्यस्थता करता है बहुत सारे देशों के बीच में, तो उन्होंने बोला चाइना का कोई क्लेम नहीं है, कोई लीगल बेसिस नहीं है, चाइना का कुछ लीगैलिटी नहीं है इस क्लेम के अंदर, वो इलीगल ऑक्यूपेशन है, दैट इज़ अ इलीगल ऑक्यूपेशन। हुआ क्या था इस इंसिडेंट में, अब ये कुछ दिन पहले की बात है, 22 अक्टूबर की बात है। चाइना के कोस्ट गार्ड ने क्या किया, जो वहाँ पे एक फिलीपींस की बोट जा रही थी, फिलीपीन की बोट से टकराए जानबूझकर, एक कोलिजन किया गया उसके बाद, और फिलीपींस की बोट को क्या किया गया, वहाँ पे होल्ड किया गया, ब्लॉक किया गया फ्रॉम ट्रांसपोर्टिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल। लेकिन चाइना बोलता है ये इलीगल कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल नहीं है। तो मनीला ने भी, जो वहाँ की आपको पता है कैपिटल है फिलीपींस की, तो उन्होंने भी इसका रिस्पॉन्ड किया और स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स के अंदर किया कि चाइना की जो वेसल है वो डेंजरसली ब्लॉक कर रही है हमारे मैन्यूवर को, राइट। तो इतना आपको समझना होगा कि चाइनाज डेंजरस
So China's dangerous, irresponsible and illegal actions were in violation of Philippines sovereignty. ऐसे ही इंडिया बोलता है। जब इंडिया में गलवान वैली इंसिडेंट हुआ, ध्यान से सुनिएगा, गलवान वैली इंसिडेंट में भी इंडिया ने बोला है द एज ऑफ एक्सपेंशनिज्म इज ओवर। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री साहब इस पर बोल रहे होते हैं एज ऑफ एक्सपेंशनिज्म इज ओवर, दिस इज द एरा ऑफ डेवलपमेंट, राइट। उसके साथ ही जैसे हमने देखा है अक्साई चीन के अंदर इलीगल ऑक्यूपेशन है, उधर से अरुणाचल प्रदेश में भी आपने देखा होगा स्टेपल वीज़ा की बात हुई है। अरुणाचल से जो काफ़ी एथलीट्स है चाइना के अंदर, उनको स्टेपल वीज़ा की एंट्री दे रहे थे। ओके, उसके साथ ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी के लिए खतरा है। जैसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से आप देखोगे सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है, तो इंडिया बार बार इसको बोलता है ये हमारी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है, तो आपको यही दिखाना है जब आपसे इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछ ले, चाइनाज पॉलिसी ऑफ एग्रेसिव डोमिनेंस इन साउथ ईस्ट एशिया, तो अगर साउथ ईस्ट एशिया की जगह सिर्फ साउथ एशिया बोल दे तो साउथ एशिया के अंदर इंडिया आता है। सो चाइनाज पॉलिसी ऑफ एग्रेसिव डोमिनेंस इन साउथ एशिया, अगर ऐसा हो तो आपको इंडिया के रिस्पेक्ट में लिखना है अगली बार। तो इस वीडियो में इतना ही था। ठीक है, इस वीडियो के अंदर इतना ही था, और जो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी सीएपीएफ एग्ज़ाम के लिए वो हम जल्दी लेके आएंगे 23 अक्टूबर की, राइट। तो धीरे धीरे ऐसे आपके पास बहुत बड़ा बेस हो जाएगा, एग्ज़ाम तक आप चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से डील करना सीख जाओगे। ठीक है, सो थैंक यू।